गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज से आपका संविधान की क्लास स्टार्ट की जा रही है, जो आपका पूरा यूपीएसआई लेवल का रहेगा। यूपीएसआई में आपका जो चैप्टर है संविधान से, वह पहला संविधान का पहला चैप्टर है आपका फंडामेंटल ऑफ राइट, जिसको हिंदी में मौलिक अधिकार बोलते हैं। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तीसरा आपका है मौलिक कर्तव्य। चौथा है आपका संघ का शासन। उसके बाद है आपका संघ के शासन के बाद आपका आ जाएगा पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद आएगा आपका अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र में जितने आरक्षण दिए जाते हैं उन सब का विवरण, और आपका कहता है केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है वह, अर्थात भाग 11, 12 और यह जो अनुच्छेद है वह आपके मूल आपके यूपीएसआई के सिलेबस में है। तो जो आज हम लोग पहला चैप्टर, जो संविधान का पहला चैप्टर है, अर्थात आपका भाग 3, उसमें है मौलिक अधिकार, आपका मूल अधिकार, फंडामेंटल ऑफ राइट्स, यही है। और यह आज हम लोग को पहला आपका है, तो यह डेली आपका एक एक मौलिक अधिकार आपका जाता रहेगा। इसको पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर है जो यूपीएसआई का रहेगा, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। दोस्तों, जो यह आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है, यह भाग 3 में है। और मूल यह किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक है मूल अधिकार। मूल अधिकार होता क्या है, पहले इस पे आइए 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद लिखते हैं। मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लोग को उसके जीवन को संपूर्ण विकास करने के लिए, एक व्यक्ति को पूरे संसार में जीने के लिए जो अधिकार दिया जाता है वह फंडामेंटल ऑफ राइट्स के तहत दिया जाता है, मौलिक अधिकार के तहत दिया जाता है, जिसमें मनुष्य का सामाजिक विकास होता है, मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, मनुष्य का आर्थिक विकास होता है, मनुष्य का आपकी मानसिक विकास होता है फंडामेंटल ऑफ राइट से। तो मौलिक अधिकार का इतना बड़ा योगदान आपका है जिंदगी में, या परीक्षा में आए या ना आए, लेकिन मौलिक अधिकार को जानना बड़ा ही जरूरी है। अधिकार क्या है, जैसे हमें घूमने की आज़ादी है तो अभी एक फंडामेंटल ऑफ क्या है, राइट्स है। हमें खाने की आज़ादी है, अगर हम खाना ना खाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, तो हमें खाने की आज़ादी है। नहीं सोएंगे तो हमारी नींद कंप्लीट नहीं होगा, पागल हो जाएंगे, तो हमें नींद का अधिकार है। यह हर एक अनुच्छेद में आपको अधिकार दिया है। आप लोग पढ़ते होंगे तो रोजगार पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए पढ़ते होंगे, तो नौकरी पाने का भी अधिकार आपको फंडामेंटल राइट्स के तहत दिया जाता है। तो ये सभी अधिकार किस में दिया गया है, फंडामेंटल ऑफ राइट्स में दिया है, मौलिक अधिकार में दिया है, अनुच्छेद भाग 3 में दिया है। और कहां से कहां तक दिया गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। आइए इसको देखते हैं, लिखते हैं और लिख कर समझते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति के संपूर्ण विकास में विकास के कर लीजिएगा, विकास के लिए आवश्यक हो। तो मौलिक अधिकार से तात्पर्य क्या बता रहा है, मौलिक अधिकार से तात्पर्य बता रहा है कि वह अधिकार जो किसी व्यक्ति, तो यहां पे किसका बात कर रहा है, व्यक्ति की बात कर रहा है, और दूसरा बात करेगा आपका संपूर्ण विकास का बात कर रहा है। तो किसी व्यक्ति के
संपूर्ण विकास के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं उसी को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और संपूर्ण विकास कैसे होगा? तो संपूर्ण विकास के लिए क्या चाहिए? तो सामाजिक विकास होगा। आपका अगर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार देते हैं और मौलिक अधिकार से उसको वंचित नहीं करते हैं तो उसका सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास होता है, यह कहीं ऐसे कूट में पूछा जा सकता है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होगा, उसकी जो मानसिक है उसमें विकास होगा, उसका दिमाग क्या होगा? तेज होगा, मानसिक विकास होगा। और आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास होगा। जो गरीब हैं वह भी पढ़े लिखेंगे और अपने फंडामेंटल ऑफ राइट्स के बारे में जानेंगे तो उनका भी क्या होगा? विकास होगा। तो आपके मूल या मौलिक अधिकार से किसी भी जिंदगी, किसी भी मनुष्य का, किसी भी व्यक्ति का जो विकास होगा वह 4 कारणों से होगा। एक सामाजिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा और आर्थिक विकास होगा। यह तो एक भूमिका था, मौलिक अधिकार का क्या था? भूमिका था कि क्या होता है, मौलिक अधिकार क्या होता है। अब आते हैं, देखते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3, जो भाग 3 है वह लिया कहाँ से गया है। तो बच्चों भाग जो 3 है वह आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो पूछ देगा कि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, तो आपका अमेरिका से लिया गया है। लेकिन यह भी जानते रहिएगा कि अमेरिका के संविधान में भी मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान आपका अमेरिका का संविधान है, जबकि कहता है कि अमेरिका के संविधान में भी मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं था। इसका उल्लेख बाद में इसको जोड़े, अमेरिका भी इसको बाद में जोड़ा गया, बाद में जोड़े थे। और कौन सा संविधान था? वह 10वें संविधान संशोधन 1791 के तहत बिल ऑफ राइट्स के नाम से जोड़े। तो वह भी कहीं से लिए थे, तो लिए कहां से थे? तो कहता है कि मौलिक अधिकार का उदय या जन्म कहां हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। लिखा गया है किताबों में कि यहाँ के ब्रिटेन में एक बार क्या हुआ कि 1215 ईस्वी का एक घटना होता है। 1215 ईस्वी में वहाँ के राजा रहते हैं किंग जॉन। और किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में वहाँ के कुछ अधिकारों को आपके वहाँ के जनता को दे दिया। जब वहाँ के अधिकारों को कुछ जनता को दे दिया तो वहाँ का एक लिखित ब्यौरा दिया था, जिसको हम क्या कहते थे? मैग्ना कार्टा कहें। मैग्ना कार्टा कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है बच्चा, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, चलिए। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसका जन्म, या अगर पूछ दे इसका जन्म कहाँ हुआ था या उदय कहाँ हुआ था, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका जन्म या आपका उदय इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था। इसको बाद में अमेरिका जो संविधान है उसमें जोड़ा गया था। 10वें संविधान संशोधन 1791 के तहत वह लिखा जाएगा। चलिए आइए लिखते हैं। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वहाँ के शासक किंग जॉन ने 1215 ईस्वी में जनता के कुछ अधिकारों को, जनता के कुछ अधिकार प्राप्त करवाता है। उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता बच्चा।
देखते रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को क्या कहा जाता है बच्चा? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हाँ, इसके बारे में हम मौलिक अधिकार लिए हैं तो किस देश के संविधान से लिए हैं वह देखते हैं। तो जो कहता है कि मौलिक जो अधिकार लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अभी हम आप लोग को बताए हैं कि जो अमेरिका है संविधान से लिया गया है। प्रथम, भारत विश्व का प्रथम लिखित संविधान है और विश्व का सबसे क्या है? कठोर संविधान भी माना जाता है और विश्व का पहला लिखित संविधान भी माना जाता है। वहीं पे आपका मूल अधिकार आपका सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो लिखते हैं, आइए लिखिएगा। अमेरिकी संविधान में भी मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं था। इसे 10वें संविधान संशोधन 1791 के तहत जोड़ा गया। बच्चा दोस्तों पूछेगा किस नाम से? तो बिल ऑफ राइट्स के नाम से, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जोड़ा गया था। भारत ने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहां से लिया था? तो अमेरिका के संविधान से। भारत ने मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया है। कहां से लिया गया बच्चा? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो यह एक आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनना है तो इसमें यही बन सकता है कि मूल या मौलिक जो अधिकार है वह कहां से लिया गया है? तो मूल या मौलिक अधिकार आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह तो एक भूमिका हो गया। अब आइए एक फिर आगे चलते हैं। फिर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जैसे अनुच्छेद 17 जब पढ़ा जाएगा तो उसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। छुआछूत के अंत में अगर कोई व्यक्ति, हम उच्च कोटि के हैं और कोई व्यक्ति निम्न कोटि का है, निम्न जाति का है, अगर उसके साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वह कर रहे हैं कि मेरे सामने मैं जिस सीट पे बैठा हूँ उस सीट पे तुम ना बैठो, तुम एक निम्न जाति के हो, तो उसका क्या हुआ? अस्पृश्यता का अंत हुआ। अगर मैं उस व्यक्ति के अस्पृश्यता का अंत कर रहा हूं तो वह अनुच्छेद एक आपका आर्टिकल आएगा अनुच्छेद 32। वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे हमारे पे केस कहां से करेगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में करेगा। जबकि अनुच्छेद 226 के तहत कहां जा सकता है? वह हाई कोर्ट जा सकता है। क्यों जा सकता है? तो उसके मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है? हनन हुआ है। तो किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है अनुच्छेद 32 के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय जा सकता है। बात क्लियर हो रहा है? चलिए आइए लिखते हैं। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन या हनन होता है तो वह मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, एससी लिख दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार
उल्लंघन होने पर हाई कोर्ट जा सकता है। तो मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन करते हैं अनुच्छेद 226 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं। और जबकि कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ हम जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और बोलता है यहाँ पे, कहता है कि मौलिक अधिकार का रक्षा, अगर मौलिक अधिकार का अगर आपका उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन एक बात और कहता है, अनुच्छेद 226 के तहत आप आपका फंडामेंटल ऑफ राइट FR का अगर कोई आपका हनन करता है तो आप जा सकते हैं, और LR का भी। LR मतलब होता है लीगल राइट या आपका विद्या अधिकार होता है। तो अगर ऐसे लीगल राइट LR लीगल राइट, यह भी आपका अधिकार, अगर कोई आपका हनन करता है तो आप क्या कर सकते हो? जा सकते हो। आइए इसको भी लिख लेते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार के साथ LR LEGAL लीगल राइट का उल्लंघन होने पर व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, जब मूल संविधान में आपके मौलिक अधिकार को जोड़ा गया था उस समय आपके मूल अधिकार कितने थे और वर्तमान में कितने हैं? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जामों में पूछता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। तो इसको देखते हैं। कहता है मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकालकर भाग 12 अनुच्छेद 300 का में विधिक या कानून बनाकर रख दिया गया है। अर्थात बोलता क्या है कि आपके जो इसमें पहले 7 थे, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितने थे? FR की संख्या कितने थे? 7 थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? मूल संविधान से, आपके मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। और कहाँ रख दिया गया है? भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में विधिक या कानून बनाकर रख दिया गया है। थोड़ा सा संपत्ति के अधिकार को जान लेते हैं। संपत्ति का अधिकार होता क्या है? संपत्ति का अधिकार वैसा अधिकार है जो आपके मौलिक अधिकार में हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? इस पे थोड़ा सा गौर करिएगा, समझने का कोशिश करिए। मूल अधिकार वैसा अधिकार है जो भारत में रहने वाले या भारत में जो गैर नागरिक है या आपके भारतीय नागरिक है उन सबको दिया है। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं और गैर नागरिक को भी प्राप्त हैं। शिक्षा का अधिकार वह सबको है, अधिकार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे आपका भारतीय हो, सबको अधिकार है।
बोलने का जो अधिकार है वह सबको अधिकार दिया गया है। तो वैसा अधिकार जो भारत में रहने वाले सभी को दिया गया है उसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है। संपत्ति, जिसकी संपत्ति वह खुद ही उसका अधिकार हो सकता है। आप किसी दूसरे घर, आपका घर यहाँ पे है, घर के बगल में आप लोग का घर होगा, किसी का घर होगा, आप उसके घर में, आपका घर झोपड़ी का है, उसका घर पक्का है, आप कहोगे कि मुझे संपत्ति का अधिकार है, मुझे मौलिक अधिकार है, मुझे आपकी संपत्ति में अधिकार चाहिए। नहीं, उसका संपत्ति है। मेरे पास यह एक सपोर्टेड, मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर बता रही है, एक पर्स है, मेरी इसमें संपत्ति, कुछ पैसा रखे होंगे, तो यह मेरी संपत्ति, आपकी संपत्ति नहीं हो सकती है। तो संपत्ति का जो अधिकार है, भूल चूक से आप कह सकते हो कि आपके मौलिक अधिकार या आपके इसमें मूल संविधान में आपके जोड़ दिया गया। लेकिन बाद में जब संविधान के विशेषज्ञों ने देखा कि अरे यार, संपत्ति का अधिकार मूल संविधान में, आपके मूल संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया है, तब उनकी आग खुली और 44वें संविधान संशोधन किया। 1978 के तहत आपका क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को निकाल के भाग 12 अनुच्छेद 300 क में रख दिया। तो बच्चा देखिएगा दोस्तों कि जब 7 के बाद 1 निकल गया तो 7 में से 1 निकाल देंगे तो बचेगा 6। तो वर्तमान में अगर कोई पूछे कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है तो कितना बताएंगे? 6 बताएंगे। तो लिखिएगा, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। 6 है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार यह कहां से कहां तक है? तो यह आपका है 14 से 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, यह कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, यह कहां से कहां तक है? तो 22 तक हो गया। 22 के बाद क्या आता है? 23 में है और 24। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दोस्तों, यह कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 29 और 30 है। आपका जो छठवां था यह आपका क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। नील कर सकते हो, समाप्त लिख लीजिएगा। और सातवां जो है वह है आपका कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 32। यह आपके वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है बच्चों, और यही 6 मौलिक अधिकार आप लोग को पेपर में आएगा। जो दरोगा वाले होंगे ध्यानपूर्वक एक एक को पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक समता के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता, हर एक मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बनने वाला है। क्योंकि आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में यह आपका दिया हुआ है कि फंडामेंटल ऑफ राइट से आएगा। आप लोग जानते भी होंगे कि 24 में से 24 क्वेश्चन आपके 2 विषयों से रहेगा, एक संविधान और आपका एक मूल विधि। तो 16 इसमें और 8 इसमें। संविधान से 16 क्वेश्चन और मूल विधि से 8 क्वेश्चन रहेगा। तो विस्तृत पढ़ा जाएगा, अच्छे से पढ़ा जाएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाका न जाए, सब लोग हम लोग क्वेश्चन कर सकें। यह हम लोग देख लिए कि वर्तमान में अगर देखते हैं तो इसको 6 को हटा के लिख सकते हैं कि आप 6 भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जो समाप्त हो गया उसको क्यों हम लिखें। तो 6 मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आपके हैं 6, और मूल संविधान में कितने थे? तो 7 है। अब आइए,
अब जिक्र करते हैं, हाँ थोड़ा सा एक और चीज पूछता है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक है कि सकारात्मक है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, और पूछता है कि मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है कि अवाद्य योग्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद्य योग्य है कि अवाद्य योग्य है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में कहता है वह आपका वाद्य योग्य है कि अवाद्य योग्य है। तो यह 2 पॉइंट लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में बड़े लेवल में भी पूछा गया है यह क्वेश्चन। तो लिखिएगा मौलिक अधिकार वाद योग्य है, मतलब इसको क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो वाद योग्य है, चुप नहीं रह सकते हो। आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन कोई करता है, आप क्या करोगे बच्चा, आप लोग उस वाद अपने आवाज को उठा सकते हो। आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत, आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अनुच्छेद 226 के तहत। तो क्या है, वाद योग्य है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है कि सकारात्मक है, तो मौलिक अधिकार नकारात्मक है, और यह नकारात्मक है, और यह राज्य सरकार के विरुद्ध है। तो इतना देखा गया है, यह देख लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है दोस्तों, और मौलिक अधिकार क्या है आपका, नकारात्मक है, न कि सकारात्मक है। यही से देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार वाद योग्य है, अवाद योग्य कौन हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे कोई बोल नहीं सकता है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक हो जाएगा, और वह राज्य के विरुद्ध नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे हैं जो देखा जाएगा। चलिए आज जो इसका पहला अनुच्छेद पढ़ा जाएगा वह आपका कहता है, आपका पहला चैप्टर है अनुच्छेद, इसका पहला चैप्टर बोल रहे हैं, अनुच्छेद 12। जो पहला आपका अनुच्छेद है उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक है, तो 12 पढ़ते हैं। 12 में क्या है, तो कहता है 12 में, इसमें राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें राज्य शब्द को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। राज्य बोल रहा है, यह शब्द देखिएगा, इस शब्द को थोड़ा सा देखिएगा। राज्य शब्द, राज्य किसे कहते हैं वह नहीं पूछ रहा है, राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और राज्य में क्या क्या आ सकते हैं, राज्य शब्द में क्या क्या आ सकते हैं उसके बारे में यह बोल रहा है। राज्य किसे कहते हैं वह नहीं कहा है। अगर राज्य किसे कहते हैं अगर वह पूछता है तो राज्य चार चीजों से मिलकर बनता है, 4 तत्वों से मिलकर बनता है। एक कहता है भूभाग कहने की बात करता है, भूभाग होना चाहिए। दूसरा कहता है कि जनसंख्या होना चाहिए, और आपका कहता है कि सरकार होना चाहिए, और चौथा कहता है कि आपके संप्रभुता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, संप्रभुता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग का बना है। कहता है कि जहाँ 4 तत्व पाए जाएंगे उसी को राज्य कहते हैं। राज्य किसे कहते हैं, राज्य शब्द नहीं बता रहे हैं, अभी थोड़ा सा गौर करिएगा, राज्य किसे कहते हैं उस पर बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं। भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। भारत के पास भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, आपके सरकार भी है, और संप्रभुता भी है। संप्रभुता को कहते हैं जो अपनी गृह नीति एवं राजनीति का संचालन स्वयं करता है, उसको संप्रभुता कहते हैं। और राज्य का प्राण भी कहा जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि राज्य का प्राण किसे कहते हैं, तो संप्रभुता को कहा जाता है बच्चों। और एक कहता है कि भारत के 9 राज्य आपके तटों पर स्थित है, तो क्या समुद्र में भी क्या जो तटों पर स्थित राज्य हैं क्या अधिकार है, तो हाँ दोस्तों उनका भी अधिकार होता है। कहाँ तक होता है, 12 नॉटिकल मील तक होता है। यह कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप लोग कापी में कहीं लिख लीजिएगा। लेकिन अब देखा जाए कि राज्य शब्द क्या बात कर रहा है, राज्य शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएंगे और क्या क्या हो सकता है उसको देखते हैं। कहता है कि राज्य शब्द के अंतर्गत भारत सरकार आ जाएगी, और कहता है और तथा और आपका संसद आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, संसद आ जाएगा, और राज्य सरकार, और एक क्या आ जाएगा, तो राज्य सरकार आ जाएगी,
आपकी क्या आ जाएगी, राज्य सरकार, और क्या आ जाएगा, और मान लीजिए राज्य के विधानमंडल, राज्य के क्या आ जाएंगे, विधानमंडल आ जाएंगे, या आते हैं। फिर आ जाएगा तीसरा जो होता है वह आएगा स्थानीय, क्या आता है, स्थानीय प्राधिकरण आ जाता है, स्थानीय प्राधिकरण, प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी। इसमें क्या होता है कि स्थानीय प्राधिकारी में, जैसे स्थानीय प्राधिकारी को अगर लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल में लिख लेना क्या होता है। जैसे आपका नगर पालिका है, नगर पालिका में क्या आता है, नगर पालिका भी स्थानीय प्राधिकारी में आता है, नगर पालिका। नगर पंचायत जो होता है वह भी किस में आता है, स्थानीय प्राधिकारी में आता है। नगर क्षेत्र जो आपका क्षेत्र पंचायत आता है वह भी किस में आता है, स्थानीय प्राधिकारी में आता है। यह शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, तो राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। चौथा कौन हो जाएगा, तो अन्य प्राधिकारी आ जाएंगे, अन्य प्राधिकारी। यह थोड़ा सा देखिएगा, गौर करिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चा, यहां से क्वेश्चन बनता है कि अन्य प्राधिकारी में क्या क्या आते हैं। तो अन्य प्राधिकारी में पहला लिख लीजिएगा LIC आता है। अगर LIC भी आपके अगर कुछ भी करता है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो उसको भी, उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो आपका पहला LIC, दूसरा आपका लिख लीजिएगा विश्वविद्यालय। अगर कोई भी विश्वविद्यालय आपको पढ़ने से रोकता है तो आप उसके खिलाफ सीधे कहां जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीयकृत बैंक, कोई भी अगर राष्ट्रीयकृत बैंक आपका अगर आपका मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप कहां सीधे जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। फिर राष्ट्रीयकृत बैंक की बात कर रहा है, UPSC देख लो बच्चा, UPSC भी अगर ऐसा करता है तो जा सकते हो। पांचवा देख लीजिए आपका ONGC, यह आपका एक तेल से संबंधित है, ONGC यह एक तेल से संबंधित है, यह भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आपका पब्लिक सेक्टर है। यह कौन सा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है। SAIL यह भी अगर आपका हनन करता है तो जा सकते हो। फिर देखिए कहता है, फिर आपका सैनिक स्कूल भी आता है। जानते हो बच्चों ना कि सैनिक स्कूल भी होता है, और यह आपके पूरे भारत में 24 स्कूल है। हाँ, उत्तराखंड में भी एक सैनिक स्कूल है, नैनीताल में आपका सैनिक स्कूल है, यह भी करता है। तो यह भी अगर आप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो। फिर कहता है कि अगर सैनिक स्कूल के बाद देख लीजिए, फिर आपका लिख लीजिएगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ जाते हैं। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ जाएंगे, औद्योगिक कारखाना भी आ जाता है। यह सब किसमें आते हैं, राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं, राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। कि राज्य किसे कहते हैं, अगर राज्य कोई पूछे कि राज्य किसे कहते हैं तो राज्य शब्द के अंतर्गत आपका यह, राज्य शब्द नहीं, राज्य आपका यह। तो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है इसमें, और राज्य शब्द के अंतर्गत कौन आते हैं, भारत सरकार तथा संसद, और संसद, राज्य सरकार और राज्य के विधानमंडल। और तीसरा बोला स्थानीय प्राधिकारी और नगर पालिका। इसमें स्थानीय प्राधिकारी में नगर पालिका, नगर पंचायत सब कुछ आ जाएगा। अन्य प्राधिकारी में देख लीजिए LIC, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीयकृत बैंक, UPSC, ONGC, SAIL, सैनिक स्कूल, यह सब किस में आते हैं, राज्य शब्द के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ रहा है, लिखते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक चीज और लिख लीजिएगा आगे। जो यही परिभाषा, राज्य शब्द को जो परिभाषा दिया गया है, यही परिभाषा DPSP अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी प्रयोग किया गया है। अर्थात भाग 4 और अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 36 में यही परिभाषा क्या किया गया है, दिया गया है। तो उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर कोई पूछ देगा कूट में तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो लिखिएगा यही परिभाषा भाग 3 भाग 4 ना, भाग 4 और अनुच्छेद 36 के लिए भी प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है। यही परिभाषा किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आप भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 का पहला जो अनुच्छेद होता है वह क्या होता है बच्चा, वह होता है 36। यही परिभाषा वहां पे दिया गया है। तो राज्य शब्द को परिभाषित कहां पे किया गया है, तो अनुच्छेद 12 में किया गया है और अनुच्छेद 36 में किया गया है। आइए अब देखते हैं अनुच्छेद आपका 13। अब अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 गजब का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 13 आपका इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा आप लोग,
क्योंकि अनुच्छेद 13 का संबंध आपका हाल ही में देखे होंगे 2020 में तलाक का मामला चल रहा था, तो तलाक के मामले में भी अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 44 का जिक्र हुआ था। आखिर 13 इतना महत्वपूर्ण क्यों है उसको देखते हैं। तो अनुच्छेद 13 कहता क्या है? कहता है इसमें कि इसमें संविधान, इसमें आपके मौलिक अधिकार के प्रकृति एवं स्वरूप का वर्णन किया गया है। कहता है कि मौलिक अधिकार से न्यायसंगत जो भी आपके अधिकार हैं उनको आपके अल्पीकरण करने की बात करी है, समाप्त करने का बात कहा गया है अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व कोई ऐसी विधि है जो संविधान आपका कोई ऐसी विधि बन गई है जो मौलिक अधिकार का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 13(2) में कहता है संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसी विधि है जो संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो वैसे विधि को भी हम क्या कर सकते हैं, शून्य घोषित कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी बात बताया गया है कि कोई भी ऐसा कानून हो या कोई भी ऐसा आपका कोई भी भाग हो जो कानून का, अगर वह किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसको क्या किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। तो लिखते हैं, आइए 13 को देखते हैं। लिखिएगा, इसमें मौलिक अधिकार के प्रकृति एवं स्वरूप का वर्णन किया गया है। इतना ही है। 13(1) देखिएगा, 13(1) क्या कहता है? 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व कोई ऐसी विधि हो जो मौलिक अधिकार का वर्तमान में क्या कर रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो, तो उस विधि को क्या किया जाएगा कि शून्य किया जाएगा जिस मात्रा तक वह आपका क्या कर रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। यह एक आपका केस आया था भीकाजी बनाम एमपी राज्य के मामले में। और जो ऐसा किया जाता है उसको सिद्धांत को कहते हैं आच्छादन का सिद्धांत या ग्रहण का सिद्धांत बोलते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। लिखिएगा, संविधान लागू होने से पूर्व कोई ऐसी विधि हो जो मौलिक अधिकार का, मूल अधिकार का या मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत बोलते हैं। और किसका सिद्धांत बोला जाता है? एक ग्रहण का सिद्धांत बोलता है, ग्रहण का सिद्धांत। और यह किस केस में आया था? तो भीकाजी बनाम एमपी राज्य। यह इंपॉर्टेंट केस है। इसको केस पे डिटेल थोड़ा सा जानना जरूरी हम लोग को नहीं है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि 13(1) का संबंध या भीकाजी बनाम एमपी राज्य का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो हमको बताना पड़ेगा 13(1। या आच्छादन का सिद्धांत कहाँ पे, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपका अनुच्छेद 13(1) में दिया गया है। ग्रहण का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 13(1) में दिया गया है। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 13(2) कहता है आपका कि संविधान लागू होने के बाद भी सरकार कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी या कोई भी राज्य ऐसी विधि नहीं बनाएगी जो हमारे मौलिक अधिकार का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। अगर कोई ऐसी विधि बनती है तो उल्लंघन की मात्रा तक क्या किया जाएगा, उसको शून्य किया जाएगा। उसको उल्लंघन की मात्रा तक क्या किया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। चलिए उसको भी लिखते हैं। लिखते हैं
अनुच्छेद 13(2). और 13(2) में कहता क्या है, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जाएगी, कोई ऐसी विधि, विधि मतलब क्या होता है, कानून होता है, कोई ऐसी कानून या विधि नहीं बनाए जाएगी जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। यदि कोई ऐसी विधि बनती है, यदि कोई ऐसी विधि बनती है तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा, और यह जो आपका यह केस जो आया था, लिख लीजिएगा, कि हो तो होलोहान बनाम जा चीलू के केस में आया था यह। तो यह आपका इंपॉर्टेंट केस है, कि हो तो होलोहान बनाम जा चीलू। और जो यह सिद्धांत है, यह पृथ्वीकरण का सिद्धांत। तो सिद्धांत से भी कभी क्वेश्चन आए तो गलत मत करिएगा। यह कौन सा सिद्धांत है? पृथ्वीकरण का सिद्धांत है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। अब देखिए कहता क्या है, थोड़ा सा आइए इसको समझ लेते हैं। कहता है संविधान लागू होने के बाद भी कोई ऐसी विधि या कानून नहीं बनाया जाएगा जो आपके मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। अगर कोई ऐसी विधि भी बन जाती है तो उल्लंघन की मात्रा तक क्या किया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। एक सिद्धांत बताए हैं जिसका नाम है पृथक्करण का सिद्धांत। तो एक चीज आप लोग दोस्तों बताइएगा, कोई कानून का कहता है पृथक्करण का सिद्धांत में कि कानून का कोई भाग, कानून की किताब बहुत मोटी होती है, कानून का कोई भाग जो मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो जो भाग उल्लंघन कर रहा है उसी भाग को शून्य घोषित कर दिया जाएगा, पूरे कानून को शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। अर्थात अगर मान लीजिए सपोर्ट डेट कि इतना कानून का एक लिखा हुआ दस्तावेज है और यह मान लेते हैं पूरा कानून का यही एक आपका लाइन है जो संविधान का आपका उल्लंघन कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या कर देंगे, शून्य घोषित कर देंगे, मिटा देंगे। मिटाने के बाद यह अगर कानून को पढ़ते हैं, कानून का अर्थ निकलता है तो वह कानून आपका अस्तित्व में रहेगा। अगर इस लाइन को मिटा देने के बाद वह कानून का कोई अस्तित्व नहीं होता है तो पूरे कानून ही को क्या करते हैं, शून्य घोषित कर देते हैं। आइए थोड़ा सा लिख लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो एक बार लिख देते हैं, लिखते वक्त समझ लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग एक मूवीज़ देखे होंगे और मूवीज़ के जरिए आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वह मूवीज़ बड़ा हाईलाइटेड थी और सभी लोग लगभग काफ़ी चर्चित भी रही थी। 3 इडियट मूवी देखे होंगे, और 3 इडियट में जब एक स्पीच देने का समय आता है तो देखते होंगे कि आपके जो हीरो रहते हैं वह क्या करते हैं कि स्पीच में कुछ शब्द को चेंज कर देते हैं। जैसे चमत्कार की जगह पे क्या हो जाता है, बलात्कार हो जाता है। वह जब आता है बंदा, वह भाषण देता है तो वह जब जहाँ पे चमत्कार आता है वहाँ पे बलात्कार का शब्द यूज करता है। तो पूरे स्पीच का
अगर देखा जाए पूरी स्पीच में तो वह बलात्कार शब्द क्या कर रहा है कि उल्लंघन कर रहा है। अगर उसी बलात्कार की जगह पे हम चमत्कार को क्या करें कि आपके बलात्कार शब्द को मिटाकर उसको शून्य घोषित करके वहां पे चमत्कार हम शब्द को जोड़ देते हैं, तो उस पूरे स्पीच का क्या होगा कि एक आपका एक समझ में आ जाएगा कि ये आपका है क्या, पूरे स्पीच का मतलब समझ में आएगा कि हाँ पूरे स्पीच का आपका क्या मतलब है क्या मतलब नहीं है। तो उसी को वही आपका है पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें भी वही कहता है कि एक लाइन जो आपका निकाला जा रहा है, निकालने के बाद भी अगर आपके उस भाग का उस कानून का कोई अर्थ निकलता है तो वह अस्तित्व में रहेगा। उस लाइन को निकाल देने के बाद अगर वह उस निकालने के बाद उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है तो उस पूरे कानून को क्या किया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। लिखिएगा, पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार विधि या कानून का कोई भाग मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो सिर्फ वह भाग शून्य किया जाएगा पूरा कानून नहीं। यदि उस भाग को निकाल देने पर उस विधि या कानून का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो पूरी कानून को शून्य घोषित कर दिया जाता है, जाता है। यह तो बात हुआ आपका किसमें, तो आपका हो गया यह आपका 13(3). अब आइए 13(3) को थोड़ा सा देखते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्या होता है कि अगर कोई विधि है, अगर वह जो भाग है वह अगर मौलिक अधिकार का अगर हनन करा तो उस बस भाग को निकालेंगे, पूरे कानून को नहीं निकालते हैं। हाँ, अगर उस भाग को निकाल देने के बाद कहता है कि उसका कोई कानून का अर्थ नहीं निकलता है, तब उस भाग को ही, पूरे कानून को ही क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत बोलते हैं। अब आइए अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13 खंड 3 में क्या कहता है, इसमें विधि शब्द के लिए, विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं वही इसमें बताया गया है, आते हैं। विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे वह, तो पहला आपका आ जाएगा अधिनियम। अधिनियम आता है। अधिनियम कौन लागू कर सकता है, ले आता है, चाहे संसद करे या आपका विधानमंडल अधिनियम। दूसरा कहता है आपका अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, अनुच्छेद 123 के तहत आपका राष्ट्रपति कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 213 के तहत कौन कर सकता है, आपका राज्यपाल कर सकता है। फिर तीसरा है आपका नियम होता है, नियम है। चौथा आपका कौन है, उपनियम है। पांचवा कौन सा हो जाएगा, विनियम
विनिमय, विनिमय, विनिमय हो जाएगा। और छठवें पे कौन हो जाएगा? रूढ़ी हो जाएगा, रूढ़ी, रूढ़ी। और सातवें पे कौन हो जाएगा? परंपरा, परंपरा हो जाएगा। तो इसको हम रूल बोलते हैं, रूल। उपनियम को सब रूल बोला जाता है, सब रूल बोलते हैं। और विनिमय, विनियम को क्या बोलते हैं? आपको इसको बोलते हैं रेगुलेशन, REGULATION, रेगुलेशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कस्टम। यह सब हमारे विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। विधि, जो जिससे विधि कानून बनाया जा सकता है, अधिनियम, अध्यादेश, नियम, उपनियम, विनियम, आप विनियम, रूढ़ी, परंपरा, यह सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। अपवाद में बच्चा लिख लीजिएगा एक आप लोग, क्या? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन अपवाद, इसको विधि के शब्द के अंतर्गत नहीं लिया गया है, विधि शब्द के अंतर्गत नहीं लिया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधि शब्द के अंतर्गत कौन सा शब्द नहीं है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपका संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। तो आज के लिए आपका फंडामेंटल ऑफ राइट्स, मौलिक अधिकार का भूमिका बन चुका है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए, जहां तक इसको पहुंचाना है वीडियो को पहुंचाइए, सब आप ही लोग के हाथों में है। आज के लिए थैंक यू।